हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के एमसीक्यूज पे होने वाला है। हम लोग बेसिकली सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। सेट ए, सेट बी एंड जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना, आज हम लोग सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमने सेट ए पे, सेट बी पे और एडिशनल क्वेश्चंस पे इंडिविजुअली ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई है। बट आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम जो हमारा न्यू स्टडी मटेरियल है आप उससे एक बार दोबारा से एमसीक्यूज डिस्कस करो। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा ना वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के न्यू स्टडी मटेरियल जो कि एप्लीकेबल है फॉर जनवरी 2025, उससे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एंड आज हम लोग ये तीनों पॉइंट साथ में ही डिस्कस करने वाले हैं, सेट ए के सारे एमसीक्यूज, सेट बी के सारे एमसीक्यूज एंड एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। बट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे डिस्कशन के पहले हम दो चीज़ बता दें कि हमने इस पे ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है। तो आप लोग अगर उस क्लास में इंटरेस्टेड हो तो वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ ना हम 2-3 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ना सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना ईजी होगा। देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे दो टर्म्स आप लोगों को समझना ज़रूरी है। पहला तो है वेरिएबल और दूसरा है एट्रीब्यूट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें ना तो ये किस तरह की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे जेंडर ऑफ अ बेबी, नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, कलर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो कलर है क्या आप उसको क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, वो बेसिकली क्या है, क्वालिटी वाइज वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, दैट इज़ वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें ना तो ये क्वांटिटी को शो करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे वेट ऑफ अ पर्सन, हाइट, एज, ये सारी चीज़ें क्या है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर? तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए। अगेन हम एक बार बता दे रहे हैं कि अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये शो करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जहाँ हम बात करते हैं किसी तरह की क्वालिटी की, लाइक कलर ऑफ अ फ्लावर। बट अगर वेरिएबल की बात करें तो ऑन द अदर हैंड इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लाइक वेट, हाइट और एज ऑफ अ पर्सन। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हम बता दें कि वेरिएबल में दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, जिसको हम लोग इस तरीके से सीरीज में शो करते हैं, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। क्लियर? कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। अगर हम एक्सक्लूसिव की बात करें तो ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 10 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 10 इंक्लूडेड, मतलब सेकेंड क्लास में। और इंक्लूसिव क्या हो जाएगा, 0 to 10, तो नेक्स्ट हो जाएगा 11 to 20, क्योंकि 10 जो है इस पर्टिकुलर क्लास में ही इंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर? इसके अलावा एक और पॉइंट देख लो कि अगर हम डेटा की बात करें तो हमने बताया भी था कि 4 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल एंड टेम्परल। बट उसके अलावा हम बता दें कि हम डेटा को फर्दर जो क्लासीफाई करते हैं ना, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है फ्रीक्वेंसी डेटा और एक होता है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। अगर हम फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करें तो इसी में आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बट अगर नॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें हमारा आएगा टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल। मतलब टेम्परल एंड ज्योग्राफिकल आएगा नॉन फ्रीक्वेंसी में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आएगा फ्रीक्वेंसी में। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें यहाँ डिस्कस करना था। अब चलो हम लोग अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट ए के सारे एमसीक्यूज देखेंगे, देन सेट बी पे डिस्कशन करेंगे एंड लास्टली एडिशनल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, यस। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, ये भी करेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। लास्ट में अगर के आ रहा है ना तो ये जर्मन वर्ड है, तो फिर फ्रेंच में किस तरीके से लिखते हैं? फ्रेंच में लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग इस तरीके से, TIQUE, लास्ट में उसमें के नहीं होता, QUE होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? थर्ड।
नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की, तो न्यूमेरिकल डेटा को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लूरल सेंस। नेक्स्ट, statistics is applied in which field? Economics, business management, commerce and industry, all of these as per institute के मॉड्यूल सारे के सारे fields में ही statistics अप्लाई होता है। Next, statistics is concerned with qualitative information, quantitative information, A और B, both A and B। देखो बेसिकली statistics में अगर देखा जाए ना, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो कंसर्न होता है विथ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बट जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उनको भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, एंड अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, हमने जो अपनी पहले क्लास अपलोड की थी उसमें भी बताया था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर इस साल उसकी इनकम 10,000 है तो नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम 11,000 to 12,000 होगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है और हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। इसलिए हमने करेक्ट आंसर डिस्क्रीट वेरिएबल बताया था। पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसका आंसर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल था, बट हमने पहले भी जस्टिफाई किया था कि इसका आंसर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं हो सकता, इसका आंसर डिस्क्रीट वेरिएबल ही होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन के एनुअल इनकम की बात करें, पूरे साल की इनकम, तो बहुत ही ईजिली हम उसको इस तरीके से डिस्क्रीट वे में लाइक 10,000, 11,000, 12,000 के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। रीज़न भी, किसी भी पर्सन की जो इनकम है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, एंड उसको इस तरीके से हम सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में नहीं मेंशन करेंगे, है ना। अगर इस साल आपकी इनकम 10,000 है, अगले साल 11,000 है, उसके बाद 12,000 है, तो बहुत ही ईजिली हम उसको डिस्क्रीट वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो नो डाउट ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, एट्रीब्यूट तो नहीं होगा। बट वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट की कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट उसका मार्क्स 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से कुछ आया होगा, जिसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट, नेशनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, क्योंकि आप इसको क्वांटिटी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्वालिटी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एट्रीब्यूट। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज अगेन एन एट्रीब्यूट, क्योंकि ये क्वालिटी शो कर रहा है, क्वांटिटी नहीं। एज ऑफ अ पर्सन, अगर पर्सन की एज की बात करें, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल होगा। एंड क्योंकि एज है तो 1 to 100, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 to 60, 1 to 70 कुछ भी लो, इसको जब भी हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना। एज तो आपकी कुछ भी हो सकती है ना, 1 to 100 के बीच में और 1 to 80 के बीच में और 1 to 60 के बीच में, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर जगह से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब सेंसस रिपोर्ट जहाँ पे ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हुई है, वहाँ से अगर आप डेटा गैदर कर रहे हो तो ये किस तरह का डेटा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये फ्रेश डेटा नहीं है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the data collected on the height of a group of students after recording their heights with the measuring tape are, अब यहाँ पे जब आपको डेटा कलेक्ट करना था किसका, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट का, तो आप गए और आपने इंडिविजुअली हर किसी की हाइट खुद से मेजरिंग टेप से मेजर की है, तो ये जो डेटा है आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, देखो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं। पहला था इंटरव्यू मेथड, देन क्वेश्चनर मेथड, देन ऑब्जर्वेशन मेथड एंड देन एनमरेटर मेथड। हमारे पास इंटरव्यू मेथड दिया, ऑब्जर्वेशन मेथड दिया, क्वेश्चनर मेथड दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑब्जर्वेशन में भी फर्दर 2 था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, सबसे जल्दी आप किस फॉर्म में, किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू से, इनडायरेक्ट इंटरव्यू से, टेलीफोन इंटरव्यू, बाय ऑब्जर्वेशन। नो डाउट बैठे बिठाए आप टेलीफोन करोगे और वहाँ से अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आप तुरंत डेटा कलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कलामिटी, देखो जब नेचुरल कलामिटी की बात होती है ना, तो उस केस में जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है डेटा कलेक्ट करने का, पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि हर किसी ने उसको फेस किया है, तो उनसे आप पूछोगे, जैसे अब अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आया तो
जिन्होंने अर्थक्वेक देखा आप उनसे पूछोगे ना कि क्या स्पीड थी, आपको कैसा फील हुआ, क्या आपका लॉस हुआ, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू डेटा कलेक्ट करने का। बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अ रियल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट पर्सनल इंटरव्यू। इस केस में ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि रियल एक्सीडेंट है जो कि नेचुरल नहीं है। तो उस केस में ना कभी भी कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उससे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है, उसको नहीं समझ में आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या हुआ। बट जो लोग दूर से देख रहे हैं कि वो एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ है, वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया? सबसे ज़्यादा एरिया की बात कर रहा है। टेलीफोन इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन आयर, डायरेक्ट इंटरव्यू। नो डाउट मेल्ड क्वेश्चन आयर, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम इन मेल्ड क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन में तो आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएगा, बट जो आप मेल करते हो एट अ टाइम बहुत लोगों को, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सब कोई उस क्वेश्चन आयर के लिए रिप्लाई करे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Some important sources of secondary data are international and government sources, international and primary sources, no primary sources तो नहीं होगा, private and primary sources, government sources. Correct answer होगा international as well as government sources. Next, internal consistency of the collected data can be checked when internal data are given, external data are given, two or more series are given, a number of related series are given. देखो अगर किसी भी डेटा की जो आपने कलेक्ट किया, अगर आपको उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उस केस में ना आपके पास उसी तरीके के और बहुत सारे रिलेटेड सीरीज़ होने चाहिए, क्योंकि जब रिलेटेड सीरीज़ हैं तो आप इजीली उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो कंपैरिजन करके। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। नेक्स्ट, the accuracy and consistency of data can be verified by internal checking, external checking, scrutiny, both A and B. जब भी हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, स्क्रूटनी की। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, देखो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मोड है, टेक्सचुअल, टैबुलेशन एंड डायग्रामेटिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड पैराग्राफ है, टैबुलर है या डायग्रामेटिक है। अगर हम बेस्ट मेथड की बात करें तो टैबुलर प्रेजेंटेशन है, और अगर अट्रैक्टिव मेथड की बात करें तो डायग्रामेटिक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज डायग्रामेटिक। नेक्स्ट, फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, देखो जो ये टेबल बनता है ना उसमें ये अपर पार्ट तो बॉक्स हेड होता है, ये जो साइड है इसमें रोज और रोज की कॉलम हेडिंग रहेंगी, और ये कॉलम और कॉलम की हेडिंग रहेंगी। ये जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, रो शो कर रहा है, एंड रो की हेडिंग यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है, और ये जो साइड है इसमें हम लोग कॉलम की हेडिंग लिखते हैं। क्लियर? तो कैप्शन बेसिकली किसको शो करता है, कॉलम एंड कॉलम की हेडिंग को। कॉलम, सब कॉलम, इसके अंदर जो भी सब कॉलम्स आएंगे उनको भी शो करेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स अ कॉलम एंड सब कॉलम। और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कैप्शन का सी और कॉलम का सी, ठीक है। और स्टब क्या है, अभी हमने बताया स्टब बेसिकली लेफ्ट साइड होता है टेबल का, जो कि रोज को डिस्क्राइब करता है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। द इंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज, अभी हमने बताया कि इंटायर अपर पार्ट क्या कहलाता है, बॉक्स सेट कहलाता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन, टैबुलेशन में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी अपर मतलब टॉप पे ही लिखी रहती है, वो भी बॉक्स सेट का पार्ट होता है। नेक्स्ट, इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ द डेटा इफ एनी इज शोन इन द, मतलब आपने ये जो टेबल बनाया है इसको आपने किस सोर्स से कलेक्ट किया है ये हमेशा फुट नोट में लिखा रहता है, मतलब टेबल के नीचे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, फुट नोट। नेक्स्ट, which of the following statements is untrue for tabulation? Statistical analysis of data requires tabulation. It facilitates comparison between rows and not columns. Complicated data can be presented. Diagrammatic representation of data requires tabulation. अब क्वेश्चन में हमसे untrue पूछा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि ना ये कंपैरिजन रो में देता है तो साथ ही साथ कॉलम में भी देता है। ऐसा नहीं कि कॉलम के बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Hidden trend, if any, in the data can be noticed in textual presentation, tabulation और diagrammatic representation. No doubt अगर hidden trend है ना, जैसे हमने पाई डायग्राम बनाया तो उससे हमको ना एक hidden ट्रेंड अगर होता है तो पता चल जाता है। टैबुलेशन से नहीं पता चलेगा, पैराग्राफ से नहीं पता चलेगा, पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट,
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, सबसे होता है तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज डायग्रामेटिक मेथड, टैबुलेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। देखो सबसे एक्यूरेट की बात करें, बेस्ट की बात करें तो टैबुलेशन है, और अट्रैक्टिव की बात करें तो डायग्रामेटिक है। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, लॉगरिदम कौन यूज करता है? रेशियो चार्ट। नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, हमने क्लास में बताया भी है कि जब हम लाइन चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करें मल्टीपल तो दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड टाइम सीरीज, बट वहाँ पे ना वेरिएबल सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड होंगी, और वही अगर मल्टीपल एक्सेस है तो इस केस में दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड टाइम सीरीज तो होंगी, बट जो वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स में कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल लाइन चार्ट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। और एक्सेस लाइन के लिए क्या होगा? देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज एज वेल एज द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो बोथ होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, देखो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और वर्टिकल बार डायग्राम के बारे में भी हमने बताया है कि हॉरिजॉन्टल बेसिकली क्वालिटी के लिए यूज होता है, स्पेस के लिए होता है। मतलब जैसे हमने 4 तरह का डेटा बताया था ना, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्परल एंड ज्योग्राफिकल, दैट इज स्पेशल। तो उसमें जो क्वालिटेटिव डेटा है एंड एज वेल एज स्पेशल और ज्योग्राफिकल डेटा है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम के थ्रू। एंड अगर क्वांटिटेटिव डेटा होगा या टाइम सीरीज के बेसिस पे होगा, दैट इज टेम्पोरल होगा, तो वो आप वर्टिकल बार डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। तो क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए और सी। बट अगर हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम की बात करें तो क्वांटिटेटिव होगा और ओवर टाइम होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Divided bar chart is considered for comparing different components of a variable, the relation of different components to the table. अगर divided bar chart की बात करें तो ये जो हम लोग divide कर करके बनाते हैं, तोड़ तोड़ के बनाते हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन भी कर सकेंगे और रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर, 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज के लिए मल्टीपल बार चार्ट भी यूज़ होता है, ग्रुप बार चार्ट भी यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ए और बी। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटेटिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। नो, अगर हम लोग पाई डायग्राम की बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट्स को कंपेयर करने में और टोटल के साथ कंपेयर करने में, कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। A frequency distribution arranges observation in an increasing order, arranges observation in terms of number of groups, relates to a measurable characteristics. जो frequency distribution होता है, जो हम लोग frequency के basis पे frequency distribution बनाते हैं, वो तो किसी भी form में बना सकते हैं ना, चाहे वो increasing order में हो, number of groups के basis पे हो या characteristics के basis पे हो। Next, the frequency distribution of a continuous variable is known as, कॉन्टिन्यूस को हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट को कहते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब क्योंकि शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है तो जब भी हम शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल ही होगा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप बहुत ही ईजिली डिस्क्रीट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, अब ब्लू चिप कंपनी की प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकती है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होता है 0 to 10, 10 to 20, जहां इस पर्टिकुलर क्लास में इस अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे बट इस पर्टिकुलर क्लास में इस लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजली मेंट फॉर, आप खुद ही सोचो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है, जैसे 0 to 10 है, फिर 11 to 20 है, तो इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, तो क्या हम इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल में भी 1, 2, 3, 4 जब होता है तो इस पर्टिकुलर क्लास में 1 इंक्लूड करते हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो वैसे ही तो कह रहे हैं ना कि इसमें हम 0 भी इंक्लूड करें, 10 भी इंक्लूड करें, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोल सकते हैं एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट, द लोअर क्लास बाउंड्री इज, अब देखो हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास दो तरह की सीरीज होती है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। हमने ना दोनों ही टॉपिक पे बहुत डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें हम लोग बेसिकली जो लोअर क्लास होता है उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास को कहते हैं अपर क्लास लिमिट, और इसके डिफरेंस को कहते हैं बेटा क्लास इंटरवल। बट इंक्लूसिव सीरीज की बात करें तो वहाँ हम लोग टर्म यूज़ करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं क्लास मैग्नीट्यूड या क्लास लेंथ। ये हमने डिटेल में बताया भी हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, तो नो डाउट अगर लोअर क्लास बाउंड्री की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं लोअर क्लास लिमिट टू लोअर क्लास लेंथ, है ना, क्योंकि क्लास लेंथ बोलो या क्लास बाउंड्री बोलो एक ही बात है। और यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए लोअर क्लास लिमिट है, लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, लोअर क्लास लेंथ की। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे द लोअर क्लास बाउंड्री इज, अब लोअर क्लास बाउंड्री लोअर लिमिट हो सकती है लोअर क्लास लिमिट की, है ना। मतलब बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव सीरीज के लिए यूज होता है और ये एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए होता है, तो बेसिकली है तो वही चीज़ ना, अगर लोअर क्लास बाउंड्री बोलो या लोअर क्लास लिमिट बोलो तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द अपर क्लास बाउंड्री इज, अगेन अगर अपर क्लास बाउंड्री की बात करें तो अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली बस यहाँ पे टर्म क्या यूज़ हो रहा है, एक इंक्लूसिव सीरीज के लिए हो रहा है और एक एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ अ क्लास इज, अभी हमने बताया कि अगर हम लोग क्लास लेंथ या क्लास मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लास लेंथ बोलते हैं, और अगर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच के डिफरेंस की बात करें तो उसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट, for a particular class boundary the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to, अगर हम less than cumulative frequency की बात करें या more than cumulative frequency की, तो cumulative frequency total frequency तक add up होती है, क्योंकि जैसे frequency मान लो 2, 4, 6 है, इसका हमें cumulative frequency निकालना, तो ये आएगा 2, 6, ये आएगा 12, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 6, 4, 2, ये आ जाएगा 12। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमेशा लास्ट में टोटल होगा या एडअप होगा वो कहाँ तक होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी तक एडअप होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, अब अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, ठीक है, और हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12, तो ये आएगा 2/12, 4/12, 6/12। किसी भी केस में आप कैलकुलेट करके देखोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये नो डाउट अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हमें ये पता चल सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हिस्टोग्राम। लेस देन टाइप ओगिव एंड मोर देन टाइप ओगिव की अगर बात करें जो कि इस तरीके से बनता है, तो इसकी हेल्प से तो हम हमेशा मीडियन फाइंड आउट कर पाएंगे ना, हमें ये पता रहेगा कि मिड वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो ये लेस देन टाइप ओगिव या मोर देन टाइप ओगिव की हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अभी हमने बताया लेस देन टाइप ओगिव इसका करेक्ट आंसर होगा, और अगर ऑप्शन में मोर देन टाइप ओगिव भी दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। अ कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल ओनली इन, अगर आपको कंपैरिजन करना है, अभी हमने बताया कि जैसे हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है तो बहुत ही ईजिली हम लोग फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ओगिव, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, हिस्टोग्राम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर बात करें तो ये इस तरीके से हमारा जो डॉट्स होता है वो होता है, और फ्रीक्वेंसी कर्व भी पता है कि ये जो फ्री हैंडेड हम लोग कर्व बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वो आप हिस्टोग्राम से कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ए और बी, ए एंड बी, नो डाउट ए और बी, क्योंकि पहले हिस्टोग्राम बनता है फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, तो जो भी लिमिटिंग फॉर्म होगा मतलब जो भी बेसिकली देखा जाए वो डिपेंड करता है, तो वो किस पे करता है, हिस्टोग्राम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। नेक्स्ट,
Most of the commonly used frequency curves are mixed, inverted, J-shaped, U-shaped, bell-shaped. जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो करते हैं बेल शेप्ड, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग कंपनी की जो प्रॉफिट्स होती हैं या शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शो करते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी, बेल शेप्ड. नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज. अभी हमने बताया कि बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. देखो ये सेट ए के 60 क्वेश्चंस थे. अब हम लोग चलेंगे सेट बी पे, और सेट बी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना ये एग्जाम में देखो कवर कर सकते हैं. रीजन बीइंग ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये 1 मार्क्स में कवर किए जा सकते हैं. आउट ऑफ 1000 पर्सन 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट कौन है? एग्रीकल्चरल वर्कर. 300% ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप मैच एंजॉय करे टीवी पे, एंड 30% ऑफ द पीपल ऐसे हैं हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर. व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी? अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपके पास पूरा पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहला काम ये करो कि क्वेश्चन पढ़ करके आप अपना एक डायग्राम बना लो. आफ्टर दैट क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे. क्वेश्चन की शीट सबके पास अवेलेबल है, हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है. देखो लिखा है कि हमारे पास ओवरऑल कितने लोग हैं, 1000 पर्सन हैं, जिसमें से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर हैं. तो इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हो गए? 250. और एग्रीकल्चरल वर्कर कितने बचे? 750. नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ लिखा था कि 300 पर्सन्स इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी. तो दो चीज़ें, एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर, एक एग्रीकल्चरल वर्कर, और एक जो वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं और एक जो वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहे. तो कह रहा है 300 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच टीवी पे देखा. 30% ऑफ द पीपल. अब अगर 300 ने देखा तो 700 ने नहीं देखा होगा टीवी पे मैच. आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस, मतलब ये जो 700 हैं इसमें से 30% मतलब 210 कौन लोग हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर हैं. तो बट ऑब्वियस बाकी जो रिमेनिंग बचा 490 ये कौन होंगे? एग्रीकल्चरल वर्कर. ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम को हम लोग बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. इस 250 में से 210 ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा, तो बाकी 40 होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा. अब इस 750 में से 490 ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप मैच नहीं देखते हैं. तो बट ऑब्वियस 260 ऐसे होंगे जो वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं. ठीक है, अब ये देखो ये 260 और 40 मिला के कितने हो गए? 300 जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है. आगे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी? जिन्होंने वर्ल्ड कप मैचेस टीवी में देखा वो कितने हैं? 260 हैं. देख लो ये एग्रीकल्चरल वर्कर हैं, इसमें से 260 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि टीवी पे मैच देखते हैं. तो क्वेश्चन तो सिंपल था, सिंपली करेक्ट आंसर क्या होगा? 260. नेक्स्ट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम रीड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते करते ही रीड करेंगे. देख लो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सैम्पल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%. अब मान लो कि अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 40% कौन है? वुमेन. तो बट ऑब्वियस 60 कौन होंगे? मेल. एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल. इस होल का 45% मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी ड्रिंकर हैं, तो 55 ऐसे होंगे जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर होंगे. आगे कह रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20. इसमें से 20% ऐसे लोग हैं जो मेल कॉफी ड्रिंकर हैं. तो कॉफी ड्रिंकर कितने हो गए? मेल 20, तो 25 कौन होंगी? फीमेल. अब यहां लिख लो मेल में अगर 20 कॉफी ड्रिंकर हैं, अब 20 कॉफी ड्रिंकर हैं अगर मेल, तो 40 नॉन कॉफी ड्रिंकर होंगे. अब फीमेल का भी देख लेते क्योंकि टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर कितने? 45, जिसमें से मेल कितने? 20, तो बैलेंस 25 बची. ये हो गई कॉफ़ी ड्रिंकर वुमेन और 15 हो गए नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर वुमेन. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट वाज अ परसेंटेज ऑफ वुमेन और फीमेल ऑफ नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर? 15 है, और क्योंकि हम टोटल में से ही परसेंट बता रहे हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 15%. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15%. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 15. बस यहाँ एक जो पॉइंट था कंफ्यूज होने का वो ये था द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफ़ी ड्रिंकर वॉज 20%. अब क्योंकि यहाँ पे होल हर जगह ये चीज़ बताए कि टोटालिटी में, तो हमेशा ये मानना कि ये 20% किस में? होल में, मतलब जो ओवरऑल 100 लोग हैं उसका 20% कह रहा है. तो परसेंटेज हमेशा किस में निकालना है? इस टोटल 100 में. नेक्स्ट
कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर. सिंपली रेंज कैसे निकलता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. बट अब क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज दी है वो किस में दी है, यूनिट्स में दी है, और हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल रहा है सेंट्रल एंगल्स, मतलब 360 डिग्री में सबको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है. तो जब हमें 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम कैसे करेंगे, मेरे पास जो कॉस्ट दी है वो है 12, 20, 35, 23. सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है कि इसको आपको टोटल कर लेना होता है, तो इसका टोटल आएगा 90. अब 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. इसी तरीके से सारा करना है. 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, एंड 23 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिग्री कौन सी आ रही है. अब ये हो जाएगा 4 ना, तो सीधे सीधे 48 डिग्री, 80 डिग्री, क्योंकि सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 140 डिग्री, 92 डिग्री. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है. 140 डिग्री में से हम लोग 48 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92 डिग्री. क्लियर. ऑप्शन में देख लेते हैं कि 92 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है. यहाँ देखो ऑप्शन डी में दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 92 डिग्री. नेक्स्ट, the number of accidents for 7 days in a locality are given below. What is the number of cases when 3 or less accidents occurred? 3 या 3 से कम. तो सीधे सीधे देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है 3 या 3 से कम, मतलब एक भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. बस आप सबको टोटल कर दो. टोटल करने पे जो भी आंसर आएगा इन चारों को टोटल करना है. टोटल आ रहा है 87, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 87. नेक्स्ट, the following data relate to the incomes of 86 persons. What is the percentage of person earning more than 1500? 1500 या 1500 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने हैं, ये दोनों हमें दिख रहे हैं, सिर्फ 1500 या उससे ज़्यादा अर्न करने वाले, बाकी लोग तो 1500 से कम अर्न कर रहे हैं. तो ये हो जाएंगे 43%. अब 43% टोटल कितने में से, 86% में से. आप सीधे सीधे इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो तो आंसर आएगा ए, 50%. नेक्स्ट, the following data relate to the marks of a group of student. How many students got marks more than 30? 30 से ज़्यादा. अब ये देखो ये बिलो 30 वाले हैं, तो सिंपली अगर हमें मोर देन 30 निकालना है तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल लें, क्योंकि ये 30 से कम है, ठीक है, और ये वाले कौन से हैं, ये 30 से ज़्यादा है. तो 100 माइनस 65 दैट इज 35 ऐसे लोग हैं जिनका मोर देन 30 मार्क्स है. एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सिंपली देखो ये मोर देन 200 है, ये मोर देन 250 है, ये मोर देन 300 है, तो ये 250 से ज़्यादा और ये 300 से ज़्यादा है, तो इसके बीच का जो गैप है वही तो होगा बिटवीन 250 टू 300. करेक्ट आंसर आएगा 23, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 23. अब देखो अगर हम लोग सेट सी की बात करें तो ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में कि ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आएंगे नहीं. ठीक है, ये सेट सी जितने भी चैप्टर्स के दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. हमने स्टार्टिंग से बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. ये लेंदी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए जाते हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. अब चलो हम लोग चलेंगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे. अब देखो हम लोग चलेंगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम. अगर ग्राफ की बात करें तो नो डाउट जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है ना, तो वहां पे हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, एक एक्स की और एक वाई की. तो ग्राफ पे बेसिकली हम लोग क्या शो कर सकते हैं, लाइन डायग्राम. बार डायग्राम बेसिकली इस तरीके से बनता है ना, और पाई डायग्राम इस तरीके से बनता है. तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा कहाँ बनेगा, ओनली इन केस ऑफ लाइन डायग्राम. मतलब ग्राफ का हम लोग यूज ही कहाँ करते हैं, लाइन डायग्राम में, जहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं. नेक्स्ट, डिटेल्स आर शोन बाय चार्ट्स, टैबुलर प्रेजेंटेशन, बोथ नन. अब देखो अगर डिटेल्स की बात करें, जैसे चार्ट्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने पाई चार्ट बनाया है, पाई डायग्राम बनाया है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से 46.7% है, तो इसको राउंड ऑफ करके 47% करके और फिर इस तरीके से एलोकेट कर देते हैं. बट टैबुलर प्रेजेंटेशन में 46.7% एज इट इज रहता है, तो कहीं ना कहीं टैबुलर प्रेजेंटेशन में ज़्यादा डिटेल शो कर सकते हैं कंपैरेटिवली चार्ट्स के. तो करेक्ट आंसर होगा बी.
द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन, अगेन देखो दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है एक्स और वाई की, तो जब भी हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे लाइन डायग्राम की, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम या बार डायग्राम की बात नहीं करेंगे। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन आर, देखो इसके बारे में इंस्टीट्यूट की मैथ में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि अगर हम टैबुलेशन की बात करें तो वैसे टैबुलेशन दो तरीके का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए, और इसको प्लीज लर्न कर लेना। अ टेबल हैज़ 4 पार्ट, 2 पार्ट, 5 पार्ट, नन पार्ट्स। हमने बताया भी है कि 5 पार्ट्स बेसिकली इंस्टीट्यूट की मैट भी कंसिडर करती है, और ये 5 जो पार्ट्स है वो है कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी एंड इसके अलावा फुट नोट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स आर, अगेन इसके बारे में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं कुछ नहीं मेंशन है, बट जो नंबर ऑफ एरर्स है वो दो होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर्स होता है और एक नॉन सैम्पलिंग एरर्स होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगेन देखो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो होता है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज, ये किसकी डेफिनेशन दी हुई, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की। जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, टैली मार्क्स डिटरमाइंस क्लास विड्थ, क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी। पहले तीन को देखो तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, हमने बताया भी है कि बेसिकली अगर हम लोग क्लास बाउंड्री की बात करें, क्लास लिमिट की बात करें तो ये सब क्या है, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, जो कि हमने इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में देखा है। बट टैली मार्क्स बेसिकली डिटरमाइन करता है क्लास फ्रीक्वेंसी को। लेट्स से हमारी फ्रीक्वेंसी है 4, 6, तो हम लोग टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 4 के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 और 6 के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जो हमारा टैली मार्क्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास फ्रीक्वेंसी को, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी है, स्टैटिस्टिकल टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, लाइक 2 4 6 है, इसको ऐड ऑन करके हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो ये तो टैबलर प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है ना, करेक्ट आंसर होगा स्टैटिस्टिकल टेबल। To find the number of observation less than any given value, single frequency distribution, group frequency distribution, cumulative frequency distribution, none is used। अगर लेस देन की बात करें या मोर देन की बात करें तो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एड अप करते हैं और जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज CF। करेक्ट आंसर होगा सी। एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव। ओगिव तो नो डाउट कर्व है, सबको पता है कि इस तरीके से ये कर्व बनता है, और अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो ये इस तरीके से बनता है ना, तो यही तो हमारा एरिया डायग्राम है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, जब हम इसकी मिड वैल्यू को इस तरीके से डॉट करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सबसे पहले बनता है हिस्टोग्राम, फिर बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व। बट अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो ये एरिया डायग्राम को शो करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, when all classes have a common width, pie chart, frequency polygon, both, none is used। अगर कॉमन विड्थ की बात करें मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट तो किसी भी केस में बना सकते हैं क्योंकि पाई चार्ट इस तरीके से बनता है, उस केस में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने पहले भी बताया कि हिस्टोग्राम हम इक्वल विड्थ से भी बना सकते हैं, अनइक्वल विड्थ से भी बना सकते हैं, तो अगर हिस्टोग्राम आप इक्वल विड्थ और अनइक्वल विड्थ से बना सकते हो तो उस केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व भी बन जाएगा। नेक्स्ट, एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी कर्व का जो शेप है ऑन एन एवरेज किससे मिलता है, ओगिव से नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। पहले हिस्टोग्राम बनेगा, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा। नेक्स्ट, ओगिव इज अभी हमने बताया कि ये लाइन डायग्राम है, इस तरीके से हम लोग लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये बार डायग्राम तो कभी भी नहीं बनता है ना, ठीक है, ये हमने हिस्टोग्राम बना दिया, इस तरीके से बार डायग्राम थोड़ी बनता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, unequal width of a class in the frequency distribution did not cause any difficulty in the construction of ogive, frequency polygon, histogram। हिस्टोग्राम आप इक्वल विड्थ से भी बना सकते हो, अनइक्वल विड्थ से भी बना सकते हो, सो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो इसी को तो हमने ओगिव का नाम दिया है, क्योंकि ओगिव बेसिकली दो तरह का है, मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, ओगिव। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कह रहा है वो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 का तो हिस्टोग्राम ही होगा। हम लोग इसी तरीके से तो प्रेजेंट करते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 को हिस्टोग्राम, हम लोग इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये क्या हिस्टोग्राम ही तो बन रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। नेक्स्ट, वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर समवॉट लाइक, जो वर्टिकल बार चार्ट है ना वो इस तरीके से बनता है, ठीक है,
और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारा हिस्टोग्राम भी बनता है, तो हम इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं? विथ हिस्टोग्राम। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, मोर देन एंड लेस देन, तो करेक्ट आंसर होगा B2। नेक्स्ट, a representative value of the class interval for the calculation of mean, standard deviation, mean deviation etc. is class interval, class limit, class mark, none। अब देखो अगर हम लोग क्लास इंटरवल की बात करें तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? डिफरेंस की। और क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, यही होगा। और क्लास मार्क की अगर बात करें तो क्लास मार्क बेसिकली किसको शो करता है? मिड वैल्यू को, है ना। और अगर हम लोग मीन के कैलकुलेशन की बात करें तो मीन के कैलकुलेशन के लिए भी हमें जो एक्स की वैल्यूएशन चाहिए होती है वो किस बेसिस पे चाहिए होती है? मिड वैल्यू पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लास मार्क। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में, सब में हमें जो है, अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज़ है इस तरीके से, तो हमें मिड वैल्यू चाहिए होती है। और मिड वैल्यू हमें किसकी हेल्प से मिलेगी? क्लास मार्क की हेल्प से। और यही हमें हेल्प करता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन के कैलकुलेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, ऑब्जर्वेशन जो कि क्लास के विद इन फॉल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसीज, हमने पहले भी बताया हुआ है कि इसको हम लोग एम्प्टी क्लास कहते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इट इज नेसेसरी दैट दीज क्लासेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, नन। अगर आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन करना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड, ये बेसिकली इंक्लूसिव सीरीज की बात कर रहा है कि 0 to 10 है, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 11 to 20 कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही वैल्यूज़ पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूडेड रहे। क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, नन। करेक्ट आंसर होगा सी, क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि ये बेसिकली किसको शो करा है? इंक्लूसिव सीरीज़ को। और यहाँ से क्वेश्चन में यही बोला है कि जो मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो किस में इंक्लूड होती हैं? तो वो क्लास बाउंड्रीज में, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज बेसिकली क्या है? फॉर इंक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, मिडिल की बात कर रहा है तो मिडिल में क्लास मार्क भी हो सकता है, मिड वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही किसको शो करा है? मिड वैल्यू को। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, चाहे लोअर क्लास बाउंड्री हो चाहे अपर क्लास बाउंड्री, इनके बीच का जो डिफरेंस है हमने बताया था कि उसको हम लोग क्लास मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या क्लास लेंथ बोल सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में विड्थ दिया है, साइज दिया है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि क्लास लेंथ बोलो, क्लास मैग्नीट्यूड बोलो, क्लास विड्थ बोलो या क्लास साइज बोलो, वो सब सेम ही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ जनरली प्रेफरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि जो क्लासेस हैं वो इक्वल वेट की हो, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हो, तो बहुत ही ईजिली आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राफ्ट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इक्वल विड्थ। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब बेसिकली अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो देखो एज पर ऑप्शन हिस्टोग्राम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, क्लास फ्रीक्वेंसी को, और ये क्लास लेंथ को शो करता है, और यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये लेस देन टाइप भी हो सकता है, मोर देन टाइप भी हो सकता है। एज पर इंस्टीट्यूट की मैट करेक्ट आंसर ए, बट ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ हम किसकी बात करें? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो उस केस में क्लास बाउंड्री हेल्प करेगा कि क्लास लिमिट? क्लास लिमिट करेगा, क्योंकि क्लास लिमिट बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करता है और क्लास बाउंड्री शो करता है किसको? इंक्लूसिव सीरीज को, ठीक है। और ग्रुप्ड के केस में हम लोग बात करें कॉन्टिन्यूअस की, जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्लास लिमिट्स को। In all statistical calculations and diagrams involving end points of classes, end points की बात किया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास वैल्यू बोथ नन आर यूज्ड। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्लास बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट है, मतलब जैसे 0 to 9, 10 to 19, तो यहाँ 0 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है, जो एंड पॉइंट है क्लास की वो भी तो इंक्लूडेड है, वो भी सारे कैलकुलेशन और डायग्राम में आप यूज़ करो। तो ये कहाँ होता है? इंक्लूसिव सीरीज़ में। और इंक्लूसिव सीरीज़ की इन लिमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? 0 9 को क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डैश फॉर्म द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। लिमिट की बात की है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ हम लोग किसकी बात करें? एक्सक्लूसिव सीरीज की। तो ये देखो, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या सेम है? हाँ सेम है। अगर हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करें तो उसमें तो सेम ही होता है। नेक्स्ट, अच्छा उसमें देखोगे ना इंस्टीट्यूट की मैथ में तो आंसर दिया हुआ है डिफरेंट, बट डिफरेंट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सेम। नेक्स्ट,
अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग बाउंड्री टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर इंक्लूसिव सीरीज। ठीक, अब हमसे कह रहा है अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो अगर मान लो ये होता 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इस तरीके से होता, मतलब इंक्लूसिव सीरीज है ना। अगर ये इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज है तो यहाँ पे 9 और 10, मतलब ये जो अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ये अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ये कोइंसाइड नहीं करी। बट अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो कन्वर्ट करने पे ये होता -0.5 to 9.5, फिर होता 9.5 to 19.5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता 19.5 to 29.5, है ना। तो यहाँ देखो ये 9.5, ये 9.5, मतलब जो हमारा अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, कोइंसाइड करेगा बट सिर्फ और सिर्फ तब जब आप इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करें इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज लाई मिडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज की। तो इसको और इसको छोड़ दो तो बाकी सब तो कोइंसाइड कर रहा है ना, मतलब बाकी तो सारी की सारी वैल्यूज क्या है? अगर यहाँ अपर लिमिट देखें और यहाँ लोअर लिमिट देखें, अपर लिमिट देखें, लोअर लिमिट देखें, तो सेम है। यस, करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट, द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पूछ रहा है। लोअर एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है? वो लोअर क्लास लिमिट भी हो सकता है, लोअर क्लास बाउंड्री भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा, हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात किया है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज की, जो कि क्लास लिमिट की बात करते हैं। When one end of a class is not specified, the class is called, अगर एक क्लास एक एंड, मतलब जो हमारा अपर लिमिट है वो बेसिकली स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड मतलब जैसे अगर आपने 0 to 10 लिया, 10 to 20 लिया, तो 10 यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूडेड नहीं है बल्कि नेक्स्ट क्लास में इंक्लूडेड है। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज या ओपन एंड क्लास। ठीक है, बट अगर इंक्लूसिव होता तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड एंड क्लासेस। नेक्स्ट, क्लास बाउंड्रीज शुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास इंटरवल। अब कह रहा है कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं, क्या हम उनको रियल लिमिट्स मान करके क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, मतलब डिफरेंसेस निकाल सकते हैं? हाँ, यहाँ कह रहा है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो क्या इंक्लूसिव सीरीज की हेल्प से डिफरेंस करेक्ट निकलेगा? बिल्कुल। जैसे इंक्लूसिव सीरीज है, लेट्स से 0 to 9, देन 10 to 19, देन 20 to 29, तो क्या हम बिना इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किए डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे 0 to 9 अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी 10 आएगा। 19 to 10 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 19 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज तो ये होता 0.5 माइनस टू 9.5, 9.5 टू 19.5 एंड सो ऑन। इसका भी डिफरेंस निकाल सकते थे, है ना। तो दोनों ही केस में जो हमारा डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, और इसका रीज़न यही है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज़ है तो उसमें हम अपर लिमिट को या अपर बाउंड्री को भी कंसिडर करते हैं। अपर लिमिट नहीं, सॉरी, अपर बाउंड्री को भी कंसिडर करते हैं, और उसको अगर हम कन्वर्ट करें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तब तो बात ही खत्म। ठीक है, तो क्या हम क्लास बाउंड्रीज़ को रियल लिमिट मान के क्लास इंटरवल दैट इज डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा इज कॉल्ड, नो डाउट इसको हम रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब ही है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इन हिस्टोग्राम इफ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ देन द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि हिस्टोग्राम में अगर क्लासेस अनइक्वल हैं, अनइक्वल विड्थ की हैं, तो जो हाइट्स है रेक्टेंगल्स की, क्या वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़? फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ का जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। अगर अनइक्वल विड्थ की है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही शो करती है, और ये अनइक्वल विड्थ की हो सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हिस्टोग्राम बहुत ही परफेक्टली फाइन बन जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। Next, when all classes have equal width, the heights of the rectangles in histogram will be numerically equal to, अगर हमारा classes equal width का है तो भी height किसको शो करेगा? At any cost height किसको शो करेगा बेटे? हाइट किसको शो करेगा? एट एनी कॉस्ट वो क्लास फ्रिक्वेंसीज को ही शो करेगा। अब उसमें इक्वल विड्थ और अनइक्वल विड्थ वैसे भी मैटर नहीं करती। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटिव रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम हैव नो स्पेस इन बिटवीन। हाँ, हिस्टोग्राम में हम जब भी बनाते हैं ना तो इस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं, अगर गैप होता तो वो बार डायग्राम कहलाता। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम एम्फसाइजेज द विड्थ्स ऑफ द रेक्टेंगल्स बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। क्या कह रहा है? ये जो हिस्टोग्राम आप बनाते हैं
ये जो हमारे रेक्टेंगल्स की विड्थ है, मतलब गैप है, ये क्या शो कर रहा है, क्लास बाउंड्री शो कर रहा है। हाँ, ये बेसिकली क्या है, अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, या हम कह सकते हैं अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, बोल सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू। टू फाइंड द मोड ग्राफिकली, अगर हमें मोड को फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमें हिस्टोग्राम की हेल्प लेनी होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, when the width of all classes is same, frequency polygon has not the same area as the histogram। देखो, अगर हम लोग हिस्टोग्राम बना रहे हैं बेटा, तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है, फिर इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं और एक्स्ट्रा हम लोग 2 एम्प्टी क्लासेस लेते हैं, उनके मिड पॉइंट को जोड़ करके हम लोग फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। और अगर हम लोग इसको फ्री हैंडेड डायग्राम बना दें तो फ्रिक्वेंसी कर्व बन जाएगा। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का और हिस्टोग्राम का एरिया सेम ना हो, दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। For obtaining frequency polygon, we join the successive points whose abscissa का represent the corresponding class frequency। ये हिस्टोग्राम बनाया। अब ये कह रहा है कि ये सक्सेसिव पॉइंट्स, व्हाट इज सक्सेसिव पॉइंट्स, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, कह रहा है कि सक्सेसिव पॉइंट मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या हम इनको ज्वाइन करने की बात करते हैं? नहीं, हम हमेशा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने की बात करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, इन रिप्रेजेंटिंग सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब देखो, सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो इसमें ओगिव हेल्प करेगा, हिस्टोग्राम करेगा, या फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ बात की है डिस्क्रीट वेरिएबल की, तो जब भी हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करेंगे, ओगिव की बात करें तो ये भी हमारा देखा जाए तो एक तरह का कर्व है, और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से लाइन डायग्राम बनता है ना। बट हिस्टोग्राम की बात करें तो ये तो इस तरीके से बार फॉर्म में बनता है, और ये हमेशा 0 to 10 20 30, मतलब जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, उसकी हेल्प से हिस्टोग्राम बनता है। ओगिव में अगर देखो, ओगिव में भी जब भी हम मोर देन ओगिव या लेस देन ओगिव बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ चाहिए रहती है, और वहाँ हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की हेल्प से अलोकेट करते हैं। तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल का पार्ट नहीं होगा। बट अगर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो यहाँ 0 1 2 3 एंड मतलब एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा, और फ्रिक्वेंसी की हेल्प से बहुत ही ईजिली इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करो तो उसके लिए हमने ओगिव को ही यूज़ किया है। बेसिकली 2 तरह के ओगिव होते हैं, लेस देन एंड मोर देन, और इसमें CF की ही हेल्प से हम प्लॉटिंग करते हैं। फॉर द ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 10 10 to 20, मतलब यहाँ बेसिकली दिया हुआ है हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज। तो क्लास मार्क पूछा है, दैट इज मिड पॉइंट पूछा है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5। नेक्स्ट, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग, जब नॉन ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो हम किसकी बात करें, इंक्लूसिव सीरीज की, और इसका क्लास मार्क पूछा है, तो उसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 0 + 19 डिवाइडेड बाय 2। 0 + 19 मतलब क्या हो गया, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो करेक्ट आंसर आएगा सी, 9.5, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है ना। नेक्स्ट, हमारे पास क्लास दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, कहता है फॉर द क्लास 2030 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, इसके लिए हमें CF कैलकुलेट करना है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, फ्रिक्वेंसी दिया है, CF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, देन 5 + 8 हो जाएगा 13, देन 13 + 15 हो जाएगा 28। आ गया हमारे पास CF कैलकुलेट करके, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 28। नेक्स्ट, एन ओगिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी वेज, नो डाउट ओगिव की बात करें तो ये 2 तरीके से बनता है, मोर देन एंड लेस देन, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज x कोऑर्डिनेट्स आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल एंड y कोऑर्डिनेट्स आर करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, इसको हम कहेंगे ओगिव। हमने पहले भी बताया कि ओगिव के केस में हम यही करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज रहती है और उसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की हेल्प से एक बार लोअर लिमिट के साथ प्लॉट करते हैं, एक बार अपर लिमिट के साथ प्लॉट करते हैं, एंड उसको हम लोग लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव बोलते हैं। नेक्स्ट, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये कहाँ होता है, इसकी जो गैप है, जो ब्रेड्थ है किसकी, रेक्टेंगल की, किसके बराबर है, क्लास लेंथ के बराबर है। हाँ, जैसे 10 20 है तो ये क्या है, क्लास इंटरवल के ही ना बराबर है। जो क्लास इंटरवल मतलब क्या हो गया, जो डिफरेंस हुआ, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन, हिस्टोग्राम में आप इक्वल क्लासेस से भी प्लॉटिंग कर सकते हो, अनइक्वल क्लास से भी प्लॉटिंग कर सकते हो, है ना। बट ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग तो होना चाहिए ना, जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो ये इक्वल क्लास हो गया। फिर 0 to 10, 10 to 30 ये अनइक्वल
क्लास हो गया, बट स्टिल दोनों ही क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब 10-10 देखो ओवरलैप करा, यहाँ 10-10 ओवरलैप करा, 20-20 ओवरलैप करा है, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव सीरीज नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल द क्लास लिमिट एंड द क्लास बाउंड्री आर, अगर ओवरलैप कर रहा है तो उस केस में क्लास इंटरवल के लिए क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री क्या होगा, हमेशा सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केस में क्लास लिमिट होगा फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज और क्लास बाउंड्री जहां इंक्लूसिव सीरीज को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, सेम। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेटा क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश काइंड। डेटा क्लासिफिकेशन 4 तरीके के होते हैं, पहला क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव, देन टेम्पोरल एंड देन स्पेशियल। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन होता है डेटा का। अब देखो ये ओवरऑल क्वेश्चन थे रिलेटेड टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक। हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का सेट ए, सेट बी एंड एडिशनल क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पे और दोबारा यहाँ पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये हमारे नए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हैं जो कि जनवरी 2025 के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम बाकी सारे चैप्टर्स के सेट ए, सेट बी और एडिशनल क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ना, उसके जितने भी एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और हम कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर, वैसे तो हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं चैप्टर वाइज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्शन का, कोरिलेशन, रिग्रेशन का। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो मेरी गारंटी है कि इनके बाहर एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं। एमसीक्यूज़ की भी सारी पीडीएफ्स अपलोड कर दी हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।